आज के लेक्चर के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में जैसा कि हम जेन जैक रूसो के बारे में समझ जेन जैक रूसो किस प्रकार से प्राकृतिक दशा को और प्राकृतिक दशा के अंतर्गत जो अधिकार थे, प्राकृतिक अधिकार थे, वो चाहे स्वतंत्रता हो चाहे समानता हो, राइट, उसको किस प्रकार से इन्होंने स्थानांतरण किया नागरिक समाज में। और नागरिक समाज के अंतर्गत ही इन्होंने सामान्य इच्छा और उसकी संप्रभुता, व्यक्ति की संप्रभुता एवं उसकी सामान्य इच्छा के आधार पर ने उसे नागरिक समाज में कन्वर्ट किया। और जब कन्वर्ट किया तो उसकी एक व्यक्ति की इच्छा थी, उसमें किसी बाहरी शक्तियों का कोई उपयोग नहीं था, किसी बाहरी शक्तियों का कोई दबाव नहीं था। मनुष्य की स्वयं की इच्छा है और स्वयं इच्छा उसने सामान्य इच्छा को प्रदर्शित किया है। और अगर व्यक्ति किसी भी कृत्य को कर रहा है तो वो उसके लिए संप्रभु है, व्यक्ति पे कोई प्रकार का दबाव नहीं, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं। और प्राकृतिक चीजों को ही उन्होंने स्थानांतरण किया था इसके अंतर्गत नागरिक समाज में। और नागरिक समाज जो भी व्यवस्थित करेगा, जो भी कार्य करेगा, वो एक्चुअली में प्राकृतिक अधिकार या प्राकृतिक चीज़ों की ही एक देन मानते हैं वो, क्योंकि ये चीज़ें जो है प्राकृतिक हैं। भले ही व्यक्ति ने अपनी प्राकृतिक दशा को चेंज कर लिया है, अपने में बदलाव कर लिया है और नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, तो उसमें जो परिवर्तन है, उसमें जो उसने परिवर्तन किया है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो प्राकृतिक दशा की ही देन है। और प्राकृतिक दशा के अंतर्गत दी गई जो समानता है, अधिकार है, ठीक, स्वतंत्रता है, समानता है, वो उसी के परिपेक्ष में ही रहेगी, राइट। लेकिन भले ही व्यक्ति नागरिक समाज में जीवन जी सकता है, कानूनी व्यवस्था की तरह रह सकता है, लेकिन उसके दिए गए जो अधिकार हैं, जो दिए गई उनकी संप्रभुता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्राकृतिक चीज पर है, राइट। लेकिन वो व्यक्ति जो कृत्य करेगा, अपना संचालन करेगा, लाइफ में रेगुलेट करेगा, वो चीज़ें वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी सामान्य इच्छा के आधार पर। तो ये चीज़ें हमने आपको क्लियर किए थे। अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि उसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध है, तो सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत उसने जो व्यवस्था स्थापित की, वो की थी कि प्राकृतिक दशा और मानवीय जो वर्तमान का जो जीवन है, उसके अंतर्गत किस प्रकार को एक दूसरे से कोरिलेट होना चाहिए। अगर इस चीज़ को कॉपरेट करते हैं तो निश्चित तौर पर एक व्यवस्था जो है वो निश्चित ही दोनों का एक समांतर कार्य करेगी, जिससे दोनों के बीच की व्यवस्था जो है वो एक प्रकार से दोनों का एक एक अंतिम बिंदु है, दोनों का निहित, दोनों की प्राकृतिक दशाओं के और वर्तमान की जो स्थिति है, समाज की स्थिति है, नागरिक समाज है, जो कहीं ना कहीं जंजालों में फंसा हुआ है, परिवार में फंसा है, कानूनी व्यवस्था में फंसा है, राइट। तो ये जो है पूरी व्यवस्था है वो किससे प्रभावित है, वो है प्राकृतिक दशाओं से, ठीक। तो इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। तो सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत हम जैसा कि समझ रहे थे कि सामाजिक अनुबंध का अर्थ यही है कि मनुष्य जो है एक स्वतंत्र पैदा हुआ है, और स्वतंत्र पैदा हुआ है और वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए वर्तमान में कई समस्याओं से या कई ऐसी कानूनी अधिकारों या नागरिक परिवार है, ठीक है, रीति रिवाज जो है उसमें फंस गया है। तो एक्चुअली में उसमें जो स्वतंत्रता है, उसकी स्वतंत्रता है और समानता है, वो प्राकृतिक ही देन है। और वो प्राकृतिक के आधार पर उसमें जो उस व्यक्ति का वर्तमान जो जीवन है, व्यक्ति का जो वर्तमान जीवन है, वो और प्राकृतिक दशाओं का जीवन, इनके बीच एक संबंध उन्होंने बनाया था। वो संबंध था सामाजिक अनुबंध का। और सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत प्राकृतिक और वर्तमान का जो है नागरिक समाज, ठीक, क्योंकि ये नागरिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कानून से, व्यवस्था से बंधा हुआ है, कानून के तहत इनको रेगुलेट किए जाते हैं, व्यवस्थाएं रेगुलेट की जाती हैं, राइट। तो उसमें जो स्वतंत्रता दी गई है, उसमें स्वतंत्रता दी गई है, वही स्वतंत्रता जो है इन्होंने क्या की, इस प्राकृतिक स्वतंत्रता को उसमें स्थानांतरण कर दिया। तो इन्होंने दोनों को मिला जुला रूप करके इन्होंने एक अनुबंध बनाया, वो है सामाजिक अनुबंध। वो प्राकृतिक और वर्तमान का नागरिक समाज है, इन दोनों का मिला जो कि उन्होंने प्राकृतिक और वर्तमान का समाज है, उन दोनों को मिला करके इन्होंने सामाजिक अनुबंध को बनाया। और सामाजिक अनुबंध में इन्होंने सबसे पहले क्या रखा कि मनुष्य जो है वो अपनी सामान्य इच्छा से, मनुष्य पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, मनुष्य अपनी इच्छाओं से, मनुष्य के अंदर वो खुद इच्छाएं हैं, विवेक सी प्राणी है, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं से ही क्या है, अपने नागरिक समाज को उसने स्थापित किया। उसने नागरिक समाज को उसने इसे स्थापित किया कि हर व्यक्ति सुखी चाहता है। पहले का जीवन अदम्य जीवन था, पहले का जीवन ऐसा दोषारोपण था। तो वो उस जीवन को अब वर्तमान के जो जीवन कर रहा है, तो वो अपनी सुखी के लिए कर रहा है, अपनी श्रद्धा के लिए कर रहा है, अपने विकास के लिए कर रहा है। तो निश्चित ही इसमें भी स्वतंत्रता जो है
तो वो 100% मिलती है, राइट। तो इसका अर्थ उन्होंने यही निकाला कि ये जो स्वतंत्रता वर्तमान में मनुष्य कर रहा है और अपनी सुखी के लिए कर रहा है, जो कानून व्यवस्था बनाई है, राइट, कानून व्यवस्था जो बनाई है, तो ये कानून व्यवस्था है मनुष्य ने अपने लिए बनाई है, ठीक, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए बनाई है। तो ये क्या है, ये भी एक सुखी जीवन है। इन्होंने फिर इसको भी बाद में तर्क दिया था कि ये भी एक सुखी जीवन है, क्योंकि उस समय प्रकृति की ओर लौटने का जो इन्होंने नारा दिया था, अब तो असंभव है कि लौट तो सकता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पे इतने तो संसाधन है नहीं कि प्रकृति को लौट जाए और मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होकर अपने जीवन को सर्वाइव कर ले। वो कुछ न श्रम श्रम कुछ भी मत करे, तो क्या वो अपने जीवन को सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इन्होंने कहा प्राकृतिक की ओर लौटना तो मुश्किल पड़ेगा। तो उन्होंने यही तर्क दिया कि जो नागरिक समाज है, नागरिक समाज ने जो जीवन के अपनी को संचालित करने के लिए जो नियम बनाए हैं, कानून कायदे बनाए हैं, ठीक है, जो अपने यहाँ पे रीति रिवाज व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो व्यवस्थाएं क्या है, तर्कपूर्ण है। इन्होंने बाद में ये बात को मान लिया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बात ये स्थापित कर दी थी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आज भी बरकरार है। प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, चाहे समानता हो, स्वतंत्रता हो, राइट, वो आज भी बरकरार हैं, वो आज भी हमारे नागरिक समाज में देखने को मिलती हैं। तो और यही व्यक्ति जो है वो अपने को इन चीज़ों में स्थानांतरण करने के लिए, समर्पित करने के लिए, नागरिक समाज में समर्पित करने के लिए, ये जो प्राकृतिक चीज़ें थी इनको इन्होंने क्या किया है, इसमें समर्पित कर दिया है, किसमें, नागरिक समाज में। तो ये मानव की किस पे डिपेंड किया है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि मानव अपना एक स्वतंत्र प्राणी है, राइट, स्वतंत्र प्राणी है, वो अपने में स्वयं में संप्रभु है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो सकता है, मनुष्य किसी भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है। और ये जो देखा जाए संप्रभुता है, ये मनुष्य की सबसे उच्च श्रेणी है, राइट, और इस पर किसी भी बाहरी शक्ति संस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं में विवेकशील है और मनुष्य की अपनी एक सामान्य इच्छाएं हैं। और ये जो सामान्य इच्छाएं हैं, उसी सामान्य इच्छा से ही मनुष्य ने अपना क्या किया है, प्राकृतिक जीवन से नागरिक समाज का जीवन व्यवस्थित किया है। ये मनुष्य की स्वयं की इच्छाएं, इसे किसी ने करवाया नहीं है, ना कोई बाहरी शक्तियों ने कहा है कि तुम ऐसा कर लो, राइट। ये मनुष्य ने अपने को स्वयं में निरंतर की आवश्यकताएं बढ़ती गई तो उसने श्रम करना प्रारंभ कर दिया, जिससे ये अपना जीवन है, जो वर्तमान का जीवन है, ये स्थापित किया। और ये आज वर्तमान का जीवन है, ये भी एक सुखी जीवन है, क्योंकि नियम है, कानून है, कायदे हैं, ये हमने अपने लिए बनाए हैं, अपने अपने देश को चलाने के लिए बनाए, अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए बनाए हैं। तो ये भी एक सुखी जीवन है, राइट। लेकिन उन्होंने राज्य और देश जैसी कोई बात तो नहीं की है, बस इन्होंने मनुष्य को ही एक सबसे विवेकशील प्राणी माना है। और ये भी एक प्रकार से देखे जाए तो व्यक्तिवादी विचारक रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्राकृतिक दशा और नागरिक समाज के बीच इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो है सामाजिक अनुबंध। यानी कि प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आज भी वर्तमान में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य ने उन प्राकृतिक चीज़ों को, प्राकृतिक स्वतंत्रता समानता को वर्तमान में क्या कर दिया, नागरिक समाज की तरफ स्थानांतरण कर दिया है, समर्पित कर दिया है। तो इन दोनों के बीच एक संबंध बना दिया इन्होंने, वही है सामाजिक अनुबंध। और व्यक्ति जिस हिसाब से वो आज वर्तमान में है, लेकिन उसे व्यक्ति किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है, वो व्यक्ति ने सामान्य इच्छा से, यानी विवेकशील प्राणी है, वो जागृत प्राणी है, वो अपनी समान इच्छाओं से ही उसने क्या किया है, इस नागरिक समाज को स्थानांतरण कर लिया है। और ये व्यक्ति जो है अपने को विकास कर रहा है, राइट। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सामाजिक अनुबंध की बात की थी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले संप्रभुता। संप्रभुता को अगर मुझे समझना है तो संप्रभुता अगर देखी जाए तो इन्होंने ये माना कि व्यक्ति जो है वो संप्रभु प्राणी है, ठीक, व्यक्ति जो है वो संप्रभु प्राणी है। जैसे प्राकृतिक दशा में, जिस प्रकार से प्राकृतिक दशा में व्यक्ति क्या करता था, अपना जीवन था वो संप्रभु रूप में मतलब व्यतीत करता था। क्यों? क्योंकि उस समय देखी जाए प्राकृतिक समानताएं थी, वो तटस्थ था, वह स्वतंत्र था, ठीक, किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी, उस पर कोई दबाव नहीं था, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। तो व्यक्ति स्वयं एक संप्रभु था, ठीक, क्योंकि उसके अधिकारों पर कोई हनन नहीं कर सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने समान अधिकार थे। तो व्यक्ति की सबकी अपनी एक स्वतंत्रता थी, सबकी एक संप्रभुता थी। तो संप्रभुता के सिद्धांत उन्होंने प्राकृतिक दशा को जोड़ा, राइट। और यही प्राकृतिक दशा जो आज वर्तमान में नागरिक समाज में जब कन्वर्ट हुई, उन्होंने समर्पित कर दी है, ये मनुष्य की समान इच्छा से हुई है। और मनुष्य की समान इच्छा से हुई तो जो वर्तमान का जो मनुष्य है वो मनुष्य कैसा है, समुदायवादी है, राइट, क्योंकि वो समुदाय में है। तो इन्होंने यही कहा कि ये समुदाय का जो व्यक्ति है, राइट, ये समुदाय का जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति में जो निहित प्राकृतिक संप्रभुता है वो आज भी बरकरार है, ठीक। और ये व्यक्ति की संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता है। और ये प्रभु सत्ताधारी है। कैसे हैं? प्रभु सत्ताधारी है, और इस पर कोई संस्था या कोई नियम या कोई कानून इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं हो सकता है। यानी कोई नियम है, कानून, कायदे हैं, वो ये व्यक्ति ही डिसाइड करेंगे।
इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो समुदाय है, इस समुदाय ही क्या करेंगे, अपनी संप्रभुता का प्रयोग करेंगे। ओके, कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कोई एक विधि द्वारा जो निर्णय डिसाइड किए जाएंगे वो समुदाय ही करेगा, और समुदाय अपने विवेक के आधार पर करेगा। यानी कि इन्होंने जो संप्रभुता को माना वो एक्चुअली में निरपेक्ष के रूप में प्रदर्शित किया है। अगर कोई चीज़ निरपेक्ष है, राइट, अगर संप्रभुता एक निरपेक्ष है और निरपेक्ष संप्रभुता है तो व्यक्ति का समान महत्व रहेगा, समान प्रतिनिधित्व रहेगा उस चीज़ में कि वो किसी भी कार्य को निर्णय करने के लिए वो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो उसकी संप्रभुता है वो एक समुदायवादी संप्रभुता रहेगी। ठीक, किसी की अलग अलग संप्रभुता अपनी एक अलग ही है। ठीक, एक व्यक्ति विशेष की संप्रभुता अपनी एक अलग है। ठीक, उन्होंने व्यक्ति विशेष की संप्रभुता को भी महत्व दिया। इसके बाद जब यही संप्रभुता एक समुदाय में स्थानांतरण होती है तो समुदाय के अंतर्गत जो संप्रभुता है वो भी वही संप्रभुता रहेगी जो व्यक्ति की संप्रभुता है। वो भले ही व्यक्ति से समुदाय में स्थानांतरण हो गई हो, लेकिन उसकी जो संप्रभुता है उस वही संप्रभुता रहेगी जो एक व्यक्ति की थी। राइट, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने यही बात कही कि उनके जो विचार रहे थे वो संप्रभुतावादी को विचार को लेकर यही थे कि व्यक्ति स्वयं एक संप्रभु है, वो प्रभु सत्ताधारी है। अगर उसके विचार जो हैं अगर समुदाय में भी हो जाते हैं तो समुदाय के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार हैं वो भी संप्रभु ही रहेंगे, उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं हो सकता है। किसी भी निर्णय लेने के लिए, किसी भी विधि को कृत करने के लिए वो समुदायवादी ही समाज जो रहेगा वो ही संप्रभु रहेगा। तो इन्होंने इस प्रकार का संप्रभुतावादी सिद्धांत दिया था कि इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी शक्ति आ जाए। ठीक है, संप्रभुता का जो आदेश रहेगा वो अंतिम आदेश रहेगा, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। ठीक, क्योंकि ये जो है प्रभुसत्ता जो है एक्चुअली में किस पे डिसाइड करती है, ये समान इच्छा पर, क्योंकि मनुष्य की अपनी समान इच्छाएं हैं और समान इच्छाएं जो है समान इच्छाओं के इन्होंने एकीकरण के रूप में देखा, निरपेक्ष के रूप में देखा। यानी इन्होंने यही कहा है कि मनुष्य की समान इच्छाएं हैं वो एक निरपेक्ष हैं, यानी कि इस पर किसी प्रकार दबाव नहीं हो सकता, सभी की समान इच्छा एक समान है। वो कैसे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की अपनी समान इच्छा है तो वही व्यक्ति की वो भी समान इच्छा रहेगी, वही व्यक्ति की वो भी समान इच्छा रहेगी। अगर वो किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो जैसे उन्होंने प्राकृतिक दशा से नागरिक समाज बनाया तो मनुष्य की ही समान इच्छा थी, सबकी एक समान थी, तभी तो वो यहाँ तक आ गए। एक प्राकृतिक से वो नागरिक समाज में परिवर्तन हो गया उनका, तो उनकी समान इच्छा है तो वो एक निरपेक्ष के रूप में उन्होंने देखा, ना कि सापेक्ष। तो उनकी संप्रभुता भी निरपेक्ष के रूप में है और उनकी जो समान इच्छा है वो भी एक निरपेक्ष के ही रूप में है। समान इच्छा के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है उनका आपको स्पष्ट हो गया होगा, इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था कि जो इनकी प्रभुसत्ता का जो स्वरूप है वो एक्चुअली में देखा जाए तो दो स्थिति में काम करता है। एक तो करता है प्राकृतिक के रूप में, एक करता है इनकी एक सामुदायिक रूप में। तो प्राकृतिक रूप की संप्रभुता भी वही रहेगी और जो समवेत का मतलब ये है समुदाय में एक एकत्रित रूप में, ठीक है, तो वो भी वही संप्रभुता रहेगी जो प्राकृतिक में उन व्यक्ति की है। राइट, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा आलोचना अगर इनकी करते हैं तो बात यहाँ आती है कि इन्होंने संप्रभुता का जो सिद्धांत लिया है, जो शुरुआत में इन्होंने व्यक्ति को संप्रभु माना है, तो इसका मतलब है यहाँ ये इनका विचार जो देखने को मिलता है ये मिलता है लॉक से, क्योंकि लॉक ने भी व्यक्तिवादी विचारक थे, उन्होंने संप्रभुता को व्यक्ति की महत्व माना, व्यक्ति सब कुछ है, व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार उन्होंने माने। ठीक है, तो उन्होंने संप्रभुता को महत्व दिया और उन्होंने संप्रभुता को भी एक सबसे उच्च श्रेणी में रखा कि व्यक्ति की स्वयं ही सब प्रभु है, और उन्होंने सीमित सरकार की बात की। तो यही लॉक के विचार यहाँ देखने को मिलते हैं। राइट, लेकिन जब यही विचार जब इधर स्थानांतरण हो जाते हैं समुदाय में, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो विचार आ जाता है ये एक व्यक्ति को लेकर के नहीं आता है, यहाँ पर एक समुदाय को लेकर आ जाता है। तो समुदाय का विचार यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ समुदाय का विचार है, लेकिन यहाँ समुदाय को हॉब्ज के जो अगर विचार देखे जाएं तो हॉब्ज एक मशीनरीकृत व्यक्ति मानता है। राइट, लेकिन उसने वो राज्य को मानता है, कृत्रिम मानता है, लेकिन व्यक्ति एक प्राकृतिक प्राणी उन्होंने भी माना है। लेकिन हॉब्ज ने देखा जाए तो वो भी एक विचारक ऐसे रहे हैं जिन्होंने समुदाय को महत्व नहीं दिया है, लेकिन एक व्यक्ति को माना है, यानी कि एक व्यक्ति ही संप्रभु है। लेकिन यहाँ पे समुदाय संप्रभु है, लेकिन संप्रभु यहाँ निरपेक्ष है ना, तो इनके विचार कहीं ना कहीं हॉब्ज से मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं कि ये समुदाय एक व्यक्ति के रूप में है, उन्होंने वर्णित कर दिया है। हॉब्ज से अगर हम इसका कंपेयर करें तो हॉब्ज का राजा जो है वो ही संप्रभु है, जनता संप्रभु नहीं है। एक जनता केवल एक चुनने के लिए अधिकृत है, व्यक्ति अपने अधिकार में विवेकशील है, वो राजा को चुन सकती है। तो राजा की संप्रभुता है वो सबसे उच्च रहेगी और इनकी संप्रभुता जनता की नहीं रहेगी। राइट,
तो एक व्यक्ति के रूप में था राजा। तो वही चीज यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, वही समुदाय है। तो ये समुदाय है, हम इस समुदाय को एक मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने निरपेक्ष संप्रभुता की बात कही है, और निरपेक्ष संप्रभुता जो है वो एक में है। तो ये देखो समुदाय है पूरा एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर हॉब्स के विचार देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी अलग अलग व्यक्ति के यहाँ संप्रभु जो देखी जाए अलग से नहीं रहेगी। यहाँ पर सबकी संप्रभुता है, अलग अलग है, राइट है अलग अलग, लेकिन सभी निरपेक्ष के रूप में रहेगी। तो यहाँ भी निरपेक्ष रहेगी, तो यहाँ पे संप्रभुता भी समुदाय के रूप में रहेगी, एकीकृत के रूप में रहेगी, संगठित के रूप में रहेगी। तो इसलिए हॉब्स के विचार इनसे मिलते हैं। लेकिन हॉब्स ने समुदाय की बात नहीं की थी, समुदाय केवल राजा की बात की थी। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। लॉक के और संप्रभुता संबंधित जो विचार थे हॉब्स से किस प्रकार से मिलते हैं। चलिए, तो यही चीजें हैं कि उन्होंने किस प्रकार से प्रभुसत्ता के स्वरूप को उन्होंने स्पष्ट किया था। तो इसमें अगर आप आलोचना करना चाहो तो कर सकते हो। तो W.M. मैकबर्न ने भी आलोचना की है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने उनकी एक बुक है उसमें लिख लो, फ्रॉम टू लूथर टू हिटलर। इनकी एक W.M. मैकबर्न है जो, ये पुस्तक है फ्रॉम लूथर टू हिटलर। इन्होंने यही बात कही है कि इनकी जो संप्रभुता जो है, इनकी जो संप्रभुता है वो एक प्रकार से देखी जाए तो लॉक और हॉब्स के बीच के एक कड़ी के रूप में है, मध्यम है। संप्रभुता इनकी एक मध्यम को माना इन्होंने, क्योंकि एक तरफ तो उनको लॉक के विचार देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ हॉब्स के विचार देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने W.M. मैकबर्न ने यही पुस्तक में यही बात की है कि संप्रभुता का जो विचार है लॉक और हॉब्स का एक मिला जुला रूप है, दोनों से मिलते जुलते इनके एक चिंतन है। हॉब्स के मतलब हॉब्स और लॉक के संप्रभुता में जो रूसो ने संप्रभुता का सिद्धांत जो दिया है, उन्होंने मैकबर्न ने ये बात फ्रॉम लूथर टू हिटलर में ये बात कही, स्पष्ट कर दी है, ठीक। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि रूसो की जो संप्रभुता है वो पूर्ण संप्रभुता है। पूर्ण का मतलब ये है कि इससे ऊपर कोई चीज हो ही नहीं सकती है, कोई संस्था हो ही नहीं सकती है। समुदाय का जो एक संवेद में जो लोग हैं उसमें जो व्यक्ति की संप्रभुता रहेगी, इससे ऊपर कोई संप्रभुता नहीं, यानी कि ये पूर्ण संप्रभुता है। तो इनकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वजह से इनकी आलोचना होती है कि क्या ये पूर्ण सत्तावादी थे। तो ये एक नज़र में पूर्ण सत्तावादी दिखते हैं, ठीक, एक नज़र में ये पूर्ण सत्तावादी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संप्रभुता को मानते हैं। तो पूर्ण संप्रभुता का जो व्यक्ति होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो उस पर अंकुश नहीं लगा सकते, वो निरंकुशवादी व्यक्ति होता है। तो ये समुदायवादी है, जब इस पर कोई प्रकार की कोई बाहरी सत्ता अंकुश नहीं लगा सकती, किसी प्रकार की कोई संस्था है या कोई सरकार है, कोई निर्णय अगर बाहरी लिए जाते हैं तो उसमें समुदाय ही सब कुछ है। तो ये पूर्ण सत्तावादी भी एक प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, राइट, क्योंकि इन्होंने प्रतिनिधि शासन की बात ही नहीं की है, इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, और प्रतिनिधि शासन में ऐसा होता है जनता चुनती है, लेकिन यहाँ जनता नहीं चुन रही है, यहाँ जनता सब कुछ खुद कर रही है, अपने इकट्ठे होकर अपने एक साथ मिलकर के खुद कार्य कर रही है, राइट। इस वजह से यहाँ संप्रभु है। तो ये एक पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत को भी प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि ये पूर्ण सत्तावादी विचारक एक प्रकार से नजर आते हैं, राइट, लेकिन उन्होंने समुदाय के रूप में है, बस ये विशेष याद रखना। किसी व्यक्ति को ये पूर्ण सत्तावादी नहीं महत्व देते हैं, इस समुदाय को महत्व देते हैं कि पूर्ण सत्तावादी के रूप। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूर्ण संप्रभुता का जो विचार है क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, मैकबर्न ने एक बात और इसमें ही कही है कि जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की है। इन्होंने मैकबर्न है, इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने प्रतिनिधि शासन का खंडन किया है। प्रतिनिधि शासन, क्योंकि प्रतिनिधि शासन का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उन्होंने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का खंडन किया है। क्यों? क्योंकि ये जब व्यक्ति को ही महत्व देते हैं सब कुछ, और व्यक्ति में क्या है, समुदाय है, ये समुदाय में है तो व्यक्ति ही, तो जितना भी वहाँ राज्य रहेगा, जो भी संस्था रहेगी, ठीक है, वो किसी अलग से नहीं है, वो व्यक्ति ही है, वो सबको समुदाय ही है, सब कुछ कार्य करने के लिए समुदाय ही स्वतंत्र है। तो इन्होंने प्रतिनिधि शासन का खंडन किया। प्रतिनिधि शासन में ऐसा होता है कि जो जनसंख्या होती है वो किसी को अपने प्रतिनिधि चुनती है तो वो सरकार चलाते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि शासन नहीं चला रहा है, यहाँ पर ये स्वयं व्यक्ति ही शासन चला रहे हैं।
तो इस वजह से ये प्रतिनिधि शासन का खंडन करते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड और स्वीडन वगैरह में है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, तो समुदायवादी जो है वो सब कुछ स्वतंत्र है, सब कुछ संप्रभु है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात देखने को मिलती है। ओके, तो ये संप्रभुता का एक स्वरूप आप समझ सकते हो। अब हम समझते हैं थोड़ा सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत इन्होंने जो दिया था वो किस बेस पर दिया था? सामान्य इच्छा का सिद्धांत, अगर सामान्य इच्छा के सिद्धांत की बात की जाए तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये व्यक्ति के विवेकशील पर डिपेंड करता है, क्योंकि व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा हुआ तो उसके अंदर जो भी आंतरिक जो गुणवत्ताएं पाई जाएंगी, ठीक है, वो नैतिकताएं जो पाई जाएंगी वो एक विवेक पर डिपेंड करती हैं। वो विवेकशील प्राणी है और वो अपने किसी भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है। उसे प्रकृति ने हर चीज़ दी है। भले ही व्यक्ति ने अपनी इस समान इच्छा के सिद्धांत से अपना नया नागरिक समाज व्यवस्थित किया है, तो ये व्यक्ति की इच्छाएं हैं और वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो सामान्य इच्छा है। ओके, वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो एक्चुअली में उसकी समान इच्छा है और समान इच्छा से ही व्यक्ति अपने वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। ओके, मनुष्य अपने अधिकार है, जैसे अधिकार है प्राकृतिक दशा के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए थे, उसके स्वतंत्रता है, समानता है, उसने जो नागरिक समाज में जो नागरिक स्वतंत्रता जो के रूप में जो समर्पित हुए हैं, ये व्यक्ति की समान इच्छा पे ही निर्भर करते हैं। ओके, ये व्यक्ति की समान इच्छा पे ही निर्भर करते हैं कि व्यक्ति ने जो प्राकृतिक अधिकार थे जिसमें स्वतंत्रता, समानता, ये जो बात कही गई थी, ये तो प्रकृति की देन है ना। हर व्यक्ति उस समय तटस्थ था, स्वतंत्र था, लेकिन यही जो अधिकार हैं ये जो कन्वर्ट हो गए हैं नागरिक समाज में, इनमें हो गए नागरिक समाज में समर्पित हो गए हैं। तो ये समर्पित होने का मतलब ये है कि ये किसी संस्था या किसी विशेष प्राणी ने नहीं किए हैं, ये हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है और वो है समान इच्छा, और समान इच्छा से ही व्यक्ति ने इसको नागरिक समाज में परिवर्तित कर दिया है। तो ये एक्चुअली में उसके विवेक पर आधारित है और विवेक को उन्होंने जो जोड़ा है वो उसकी सामान्य इच्छा पर जोड़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आया होगा कि उन्होंने किस प्रकार से समान इच्छा के माध्यम से प्राकृतिक अधिकारों को उन्होंने नागरिक अधिकारों में परिवर्तित किया। वो व्यक्ति की ही इच्छा से ही हुआ है। एक किसी संस्था ने नहीं कहा कि प्राकृतिक अधिकार को छोड़ो नागरिक अधिकार अपना लो, नहीं, ये व्यक्ति की ही अपनी स्वतंत्रता है, व्यक्ति की अपनी एक इच्छाएं हैं, मन की इच्छाएं, आत्मिक इच्छाएं हैं, अंदर की इच्छाएं हैं। उसी इच्छाओं से समान इच्छा को सिद्धांत दिया है और समान इच्छा से ही व्यक्ति क्या है नागरिक समाज में अपने प्राकृतिक अधिकारों को परिवर्तित कर दिया है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि वे अपने शरीर और समस्त शक्ति सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देश से जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि उनका जो शरीर है, उनकी समस्त जो शक्तियां हैं, राइट, वो अपनी समान इच्छा से ही सर्वोच्च क्या करते हैं, निर्देश जो उनके अंतर्गत पाए गए हैं, अंदरूनी जो निर्देश है सामान्य इच्छाओं के माध्यम से, वो क्या करते हैं, इससे नागरिक समाज से जोड़ देते हैं, सामूहिक सत्ता से जोड़ देते हैं। तो इसलिए जो नागरिक समाज है ये प्राकृतिक दिशा का ही एक अंग है, कोई अविभाज्य अंग नहीं है। नागरिक समाज है कोई अविभाज्य अंग नहीं है, राइट, वो उसी से ही जुड़ा हुआ है, कोई अलग नहीं है। व्यक्ति अपनी समान इच्छा से वो प्राकृतिक से नागरिक समाज बना लिया है, लेकिन नागरिक समाज कोई एक अभिन्न अंग नहीं है, वो उसी का ही अंग है। मनुष्य अपनी इच्छाओं से ये चीजें स्थापित की हैं, राइट। तो ये चीजें आप समझ सकते हो। और ये जो समान इच्छा है ये व्यक्ति की अंतरात्मा से, व्यक्ति की अंतरात्मा है, व्यक्ति की अंतरात्मा है, और निश्चित रूप से व्यक्ति ने अपनी अंतरात्मा के माध्यम से ये चीज़ों को विस्थापित किया है और इस पर कोई बाहरी शक्ति लागू नहीं हो सकती है, राइट। ना बाहरी शक्ति ने ऐसा किया है, ना बाहरी शक्ति इस पर रेगुलेट या लागू इम्प्लीमेंट हो सकती है, राइट। तो इस वजह से इन्होंने ये चीज़ें प्राकृतिक दशा से अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित करके एक नागरिक समाज में परिवर्तित किया है, वो इसकी एक मनुष्य की अपनी समान इच्छा है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभ्य समाज में इन्होंने जो बात की है कि किस प्रकार से इन्होंने समान इच्छा से मनुष्य जो है वो सभ्य समाज में कन्वर्ट हुआ है, वो उसकी मनुष्य की अपनी ही इच्छाएं हैं, आत्मिक इच्छाएं, आंतरिक इच्छाएं हैं। उन्होंने ये बात स्पष्ट की है। अब बात करते हैं कि समान इच्छाएं दो प्रकार की इन्होंने
क्लियर की हैं कि सामान्य इच्छाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक इन्होंने बोला है तात्कालिक इच्छा। तात्कालिक इच्छा के अंतर्गत और तात्विक इच्छा, दो प्रकार की इन्होंने इच्छाएं हैं। और तात्विक इच्छा को आपने कांट में पढ़ेंगे, तात्विक इच्छा कांट में भी देखने को मिलेगी। ठीक, तात्कालिक इच्छा अगर देखोगे आप तो तात्कालिक इच्छा में इन्होंने ये कहा है कि मनुष्य इसमें स्वार्थी हो सकता है, मनुष्य इसमें स्वार्थी हो सकता है, क्योंकि वो अपना तात्कालिक हित देखेगा। इसमें स्वयं का हित छिपा होता है, तात्कालिक हित देखेगा, राइट, क्योंकि ये स्वार्थ छिपा होता है। और इससे क्या होता है, अगर वो अपना हित देखता है, तात्कालिक हित देखता है, तो इसमें क्षणिक संतोष मिलता है, ज़्यादा लंबे समय तक इसमें संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तात्कालिक जो इच्छाएं हैं, सामान्य इच्छा का एक रूप है। मनुष्य इसमें स्वार्थी हो सकता है, अपने हित के लिए कर सकता है, लेकिन वो एक क्षणिक संतोष है, उसे कुछ क्षण के लिए संतुष्टि मिल सकती है किसी कृत्य को करने के लिए, लेकिन लंबे लॉन्ग दीर्घकालिक समय के लिए उनको संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तो ये तात्कालिक इच्छा के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही थी। ओके, क्योंकि तात्कालिक इच्छा है वो देखा जाए तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो मनुष्य अपनी स्वार्थ करता है, और स्वार्थ करने के लिए उसमें कोई कठिनाई नहीं दे झेलनी पड़ती है। तो तात्कालिक इच्छा को बिल्कुल एकदम बिल्कुल यही कहा है कि ये इच्छाएं जो हैं एक्चुअली में मनुष्य की होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं और ये नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसको तात्विक इच्छा नष्ट कर देती। वो कैसे करती, सुनते हैं पहले, समझो। और तात्विक इच्छा की बात की जाए तो ये दीर्घकालिक इच्छा है, ये दीर्घकालिक है। वैसे दोनों डिपेंड विवेक से ही करती हैं, दोनों उसकी आत्मिक इच्छाएं हैं और विवेक से ही डिपेंड करती हैं, लेकिन ये स्वार्थपरक हो सकती है, लेकिन ये स्वार्थपरक नहीं हो सकती। तात्विक इच्छा जो है वो एक प्रकार की देखी जाए तो अनंत इच्छा है, मनुष्य की अनंत इच्छा है, लंबे समय तक चलती है। और ये इच्छाएं जो होती हैं ये तात्कालिक इच्छाओं को नष्ट कर देती हैं, ये तात्कालिक इच्छाओं को नष्ट कर देती हैं। और इसमें स्वार्थपन नहीं होता है, इसमें स्वार्थपन नहीं होता है। ये एक्चुअली में व्यक्ति के समुदाय पर डिपेंड होती हैं, ठीक, व्यक्ति के समुदाय पर। ये व्यक्ति के अपनी आंतरिक चीज में व्यवस्थित हो सकती हैं। सामान्य इच्छा में तात्कालिक जो इच्छा है वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक इच्छा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य कर सकता है, वो स्वार्थपरक हो सकता है। लेकिन तात्विक इच्छा जो है वो स्वार्थपरक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति में ना हो करके ये एक समुदाय में होती है। ठीक, व्यक्ति में ना हो करके, व्यक्ति में देखने को वैसे मिल सकती है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बात कही नहीं है कि व्यक्ति में ना होकर के ये समुदाय में हो सकती है। और समुदाय जो होता है वो एक्चुअली में अपने दीर्घकालिक हित देखता है, समुदाय जो होता है वो दीर्घकालिक हित देखता है। और दीर्घकाल अगर हित देखेगा तो इस चीज़ को निर्णय के लिए वो स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र जब निर्णय लेगा तो वो तात्कालिक इच्छा को नष्ट कर देगा, यानी व्यक्ति की जो तात्कालिक इच्छा है, स्वार्थपरक इच्छा है, इसका ये नष्ट कर देगा। ठीक, और तात्विक इच्छा जो उन्होंने कई प्रकार से उन्होंने विभाजित की है, ये निर्विकार है, सच्ची स्वतंत्रता है, ठीक है, दीर्घकालिक है, सामुदायिक हित है इसमें। ठीक, जब कोई व्यक्ति हित से समान हित की एक की ओर जब देखता है, ठीक, तो यही तात्विक इच्छा से ही देखता है। मान लो कि जब कोई व्यक्ति है एक व्यक्तिगत हित से सामान्य हित देखता है, सामान्य हित एक सामुदायिक हित देखता है, यानी कि ये तात्विक इच्छा व्यक्ति में हो सकती है एक समय के लिए, लेकिन ये जो इच्छा जब जागृत होगी, राइट, तो ये सामान्य अपना हित न देख करके ये समुदाय का हित देखेगी। और अपना अगर हित देख रही तो निश्चित तौर पे वो तात्कालिक इच्छा है, अगर वो अपना हित न देखकर समुदाय का हित देख रही है तो वही तात्विक इच्छा में बदल जाती है। ये निश्चित आप क्लियरिटी हो गई होगी, राइट। तो आप ये चीजें समझ सकते हो। और तात्विक इच्छा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसमें विवेक, आत्मसंयम, एक चिंतन, इन्होंने इस चीज को, तात्विक इच्छा को चिंतन से जोड़ा कि व्यक्ति तात्विक इच्छा को चिंतन से प्राप्त कर सकता है। वैसे तो ये होती नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो होता है, लेकिन ये जब व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, ठीक, आत्मसंयम करता है, तो वो तात्विक इच्छा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो तात्विक इच्छा जो होगी वो अपना हित नहीं देखती है, वो समुदाय का हित देखती, अपना हित नहीं देखती। जैसे पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो अपना हित नहीं देखते थे, समुदाय का हित देखते थे। तो उनके अंदर तात्विक इच्छा थी, चिंतन करने का गुण था, उनके अंदर चेतना थी, वो हमेशा दीर्घकालिक हित देखते थे, आगे भविष्य का हित देखते थे,
वो अपना स्वार्थ हित नहीं देखते थे, तो उनके अंदर तात्विक इच्छा थी। लेकिन वर्तमान का जो मनुष्य है उसके अंदर तात्विक इच्छा बहुत कम है, तात्कालिक इच्छा ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने दोनों को स्पष्ट किया है रूसो ने कि सामान्य इच्छा के अंतर्गत तात्कालिक इच्छा और तात्विक इच्छा एक्चुअली में किस बेस पर ये डिफरेंस होती है, राइट। और ये जो तात्विक इच्छा है ये विकासात्मक इच्छा है, निरंतर चलने वाली विकासात्मक इच्छा है, और ये कुछ समय के लिए है और इसे तात्विक इच्छा इसे नष्ट कर देती है एक समय बाद। ओके, और ये है सर्वोपरि है और ये अनंत है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है तात्विक इच्छा को। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट हो गया होगा, किस प्रकार से इन्होंने सामान्य इच्छा को प्रदर्शित किया है। अब इसको हम लोकतंत्र में थोड़ा समझ लेते हैं। इन्होंने के जो लोकतांत्रिक विचार थे वो किस प्रकार के थे। वैसे तो इन्होंने लोकतंत्र से अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी थी। लोकतंत्र के अंतर्गत एक सामान्य सिद्धांत आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति प्राकृतिक दशा में पहले था वही व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा से किसमें परिवर्तित हुआ है, नागरिक समाज में, समुदाय में। ठीक, और नागरिक समाज में जब ये स्थापित अपने को कर लिया है इसने, तो इसके अंतर्गत स्वयं की संप्रभुता है, और अगर स्वयं की जब संप्रभुता है तो ये किसी भी कृत्य करने के लिए स्वयं स्वतंत्र है। लेकिन ये जो कृत्य करेगा, लोकतांत्रिक चीज़ें कृत्य करेगा, ये निश्चित रूप से वो उसकी तात्विक इच्छा पर निर्भर करेंगी। है तो सामान्य इच्छा, तात्विक इच्छा पर निर्भर करेंगी, ना कि तात्कालिक। तात्कालिक तो एक अपना स्वार्थपरक हित होता है और वो व्यक्ति विशेष में ही देखने को मिलता है। नागरिक समाज जो है अपना हित नहीं देखता है, वो एक आगे पीढ़ियों का हित देखता है, आगे भविष्य का हित देखता है। तो वो किसी को कृत्य करेगा तो वो तात्विक इच्छा को ही करेगा, और तात्विक इच्छा जो है वो उसकी सीधी सीधी संप्रभुता से देखने को मिलती है। और ये संप्रभुता जो है ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये इसकी एक समुदाय की है। ये समुदाय की तात्विक इच्छा है जिससे व्यक्ति कृत्य करने के लिए अपनी इच्छाओं से ये किसी निर्णय को डिसीजन करेगा। तो इसीलिए इन्होंने लोकतांत्रिक जो विचार है वो नागरिक समाज में इन्होंने दिया। और इसको देखा जाए तो ये नागरिक समाज है, ये एक्चुअली में किसी भी विधि को कृत करने के लिए यही स्वतंत्र है, कोई बाहरी संस्था नहीं कर सकती है। लेकिन कार्य प्रणाली है, जैसे कोई विधि है, ठीक, ये जो विधि है, राइट, इस विधि को कौन बनाएगा, क्या करेगा, ये सब कुछ कौन करेगा, नागरिक समाज, कोई संस्था नहीं करेगी। लेकिन विधि को, जैसे कार्य प्रणाली है या न्याय प्रणाली है, उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, विधि में नहीं कर सकती। विधि केवल नागरिक समाज ही कर सकता है। लेकिन कार्य प्रणाली, जैसे कार्यपालिका है, जैसे विधायिका होती है, कार्यपालिका न्यायपालिका है, तो उन्होंने यही कहा कि कुछ प्रशासनिक मामले जो हैं वो दिए जा सकते हैं सरकार को, कुछ प्रशासनिक मामले सरकार को दिए जा सकते हैं, लेकिन विधायी मामले हैं वो सरकार संस्था को नहीं दिए जा सकते हैं। वो खुद ही व्यक्ति करेंगे, वहाँ का समुदाय करेगा, और ये समुदाय समय समय पर अपना एकत्रित होगा। और ये निरपेक्ष सामान्य इच्छा, वही निरपेक्ष हमने आपको बताया था कि व्यक्ति निरपेक्ष तात्विक इच्छा को क्या करेगा, सोचेगा, समझेगा, और उस हिसाब से ये डिसीजन लेगा। और ये विधि है वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और कुछ जो नियम है इसको फॉलो करना है, उसे कैसे न्याय करना है, तो वो सरकार कर सकती है। लेकिन विधि के जो नियम हैं, विधि बनाना है, ये विधि बनाने की जो पद्धति है ये सरकार नहीं कर सकती। तो इस प्रकार के इनके जो विचार हैं वो एक तरफ से देखे जाए तो लोकतंत्र से भी इनको लॉक से भी देखने को मिल जाते हैं। और जब यही विचार एक नागरिक समाज के रूप में जब करते हैं, वही विचार किसमें परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है हॉब्ज में। तो उनके लॉक और हॉब्ज का एक मिला जुला रूप है लोकतांत्रिक विचार में। ओके, तो उम्मीद करते हैं इनका लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से थी। और ये देखा जाए तो इन्होंने गणतंत्र लोकतंत्र व्यवस्था का ही समर्थन किया है, क्योंकि गणतंत्र में देखा जाए तो शक्तियाँ व्यक्तियों के हाथ में होती हैं, और इन्होंने संख्यात्मक बहुमत से सामान्य इच्छा को जोड़ते हैं। ये यानी कि इनकी जो नागरिक समाज ने इन्होंने पावर दी है, इसका अर्थ ये है इन्होंने गणतंत्र व्यवस्था का भी समर्थन किया, क्योंकि गणतंत्र में देखा जाए
तो सहमति के आधार पर होता है। सहमति के आधार पर कोई भी निर्णय लेते हैं, राइट। उसमें कोई बहुमत निर्णय नहीं होता है, जैसे बहुमत द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति पर, ये बहुमत का जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा लोकतंत्र में। तो यहाँ पर इन्होंने गणतंत्र व्यवस्था का समर्थन किया है, राइट। लेकिन गणतंत्र व्यवस्था एक प्रकार से देखी जाए तो वो लोकतांत्रिक ही व्यवस्था है। लोकतंत्र में बस ये है कि थोड़ा एक अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है प्रतिनिधि शासन का, तो उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का किया है कि जनता की सहमति हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक प्रकार का गणतंत्र ही समझ लो। गणतंत्र व्यवस्था जो है वो सहमति के आधार पर होती है। उनकी शक्तियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति में होती हैं, व्यक्ति के हाथों में होती हैं, किसी अलग संस्था में नहीं होती हैं। ओके, तो ये गणतंत्र के सहमति के आधार पर उन्होंने गणतांत्रिक व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। और इनकी जो पावर रहेगी वो नागरिक समाज में ही रहेगी। ओके, तो ये चीजें हैं, आप थोड़ा समझ सकते हो। अब हम बात ये करते हैं कि इनकी आलोचना की, आलोचना थोड़ा कर लेते हैं। लास्ट सेगमेंट बचा है इनकी आलोचना। अगर आलोचना की बात की जाए तो आलोचना में बहुत सारे अलग अलग विचारक रहे हैं। तो आप लिख सकते हो कि इन्होंने, जैसे कि तात्विक इच्छा, इन्होंने एक बात की है समान इच्छा को लेकर। समान इच्छा में अगर आप देखोगे तो एक तो इन्होंने तात्विक इच्छा को तर्क बुद्धि से जोड़ दिया है। और तर्क तात्विक इच्छा क्या है, तर्क बुद्धि पे इन्होंने, जब इन्होंने ऐड किया, इसको समझाया है, तो ये एक समुदायक में थी। और समुदायक में अगर देखा जाए तो ये डिसीजन कौन लेंगे, समुदाय ही लेगा ना। और समुदाय ही सब कुछ करेगा। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्ण सत्तावादी यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी सर्वाधिकारवादी, यानी कि सभी पर अधिकार किसका रहेगा, वो रहेगा समुदाय का। समुदाय के जो लोग रहेंगे वहाँ पर अपनी सहमति के आधार पर कृत्य करेंगे, तो वो तात्विक इच्छा पर करेंगे। और तात्विक इच्छा है वो एक तर्क बुद्धि है, और तर्क बुद्धि एक प्रकार से देखी जाए तो समुदाय पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर इन्होंने की आलोचना इस आधार पर होती है कि उन्होंने तात्विक इच्छा में तर्क बुद्धि को जोड़ा, और तर्क बुद्धि में व्यक्ति की एक समान तर्क बुद्धि नहीं हो सकती है। ये बात याद रखना, तर्क बुद्धि में व्यक्ति की एक समान तर्क नहीं होते हैं, सबके अलग अलग तर्क होते हैं। वो भले ही उस समुदाय में हो, भले ही डिसीजन में लेते हो, लेकिन उनके विचार एक समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उनकी आलोचना होती है। आप समझ सकते हो, आलोचना होने का मतलब यहीं पे है कि समान इच्छा में एक तो पहले तात्कालिक इच्छा थी ऊपर, इसकी आलोचना नहीं होती। ये तो स्वार्थपरक हो सकती है, ठीक, लेकिन तात्विक इच्छा ये स्वार्थपरक नहीं हो सकती है। लेकिन इसके डिसीजन जो हैं वो सामुदायिक होंगे, और सामुदायिक डिसीजन दीर्घकालिक होंगे। और वो डिसीजन जो लिए जाएंगे, उन्होंने तर्क बुद्धि को और उन्होंने ऐड कर दिया, और तर्क बुद्धि से लिए जाएंगे। और तर्क बुद्धि जहां आती है वहां व्यक्ति के एक समान अधिकार है तो होते ही नहीं है, कोई व्यक्ति हित समान सोचता नहीं। तर्क बुद्धि का मतलब यही हुआ कि वो किसी भी चीज को लेकर, किसी भी निर्णय को लेकर, किसी भी इच्छाओं को लेकर के, किसी भी डिसीजन को लेकर के सबके तर्क अलग अलग हो सकते हैं ना। तो इस आधार पर समुदाय में ये तर्क वितर्क का काम जो है वो किसी भी समुदाय को एक डिसीजन लेने में मतलब कि सफलता प्राप्त नहीं करा सकती, असफलता ही मिलती है। क्योंकि कुछ ना कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो तर्क वितर्क करके अपने को उससे अलग भी करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे समुदाय जो तात्विक इच्छा है वो सहमति के आधार पर भले ही है, लेकिन अगर तर्क पे आधार पर है तो तर्क वितर्क अगर होगा उसमें, तो निश्चित ही ये काम नहीं चला सकते हैं। तर्क वितर्क पे तो सबके अपने अपने तर्क वितर्क करेंगे। तो समुदाय में तात्विक इच्छा है, यहाँ पे इनका एक आलोचना देखने को मिलती है। चलिए, तो आप ये चीजें समझ सकते हो। दूसरी बात है, रूसों के एक तो लोकतंत्रवादी विचार में एक तरफ तो ये प्रभुसत्ता देखते हैं, लोकतांत्रिक विचार में आप देख सकते हो। दूसरी तरफ इनकी आलोचना और होती है कि एक तरफ इनकी जो प्रभुसत्ता है, कि जो एक तरफ प्रभुसत्ता है वो किसमें है, व्यक्ति में है। और ये व्यक्ति क्या है, प्राकृतिक दशा के अंतर्गत है ये, ठीक। प्राकृतिक दशा में एक संप्रभुता ये देते हैं, दूसरी ये किस में देते हैं, ये देते हैं समुदाय में, नागरिक समाज में देते हैं। तो नागरिक समाज में समुदाय आएगा ना, इस समुदाय में देते हैं। तो ये जो संप्रभुता है, ये जो संप्रभुता है
ये डिसीजन ये किस पे प्रभावित है, ये लॉक से प्रभावित है और ये है हॉब्स से प्रभावित। तो इस प्रकार से इनके जो यहाँ विचार देखने को मिलते हैं, यहाँ विचार देखने को मिलते हैं, यहाँ भी इनके पूर्ण सत्तावादी विचार देखने को मिल जाते हैं और सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवादी का मतलब है कि जब वो समुदाय ही संप्रभु रहेगा, सब कुछ कर तो वही करेगा, कोई संस्था उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, तो ये तो सर्वाधिकार की तरीके से है नहीं, क्योंकि ये निरंकुश समुदाय हो जाएगा। भले ही कुछ शक्तियां उन्होंने दी सकती हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्य प्रणाली की शक्तियां हैं, वो प्रशासनिक को दे दी हैं, लेकिन विधायी शक्तियां हैं वो नहीं दी हैं। राइट, तो ये सर्वाधिकार है कि नहीं, ये पूर्ण सत्तावादी है कि नहीं। पूर्ण सत्तावादी का मतलब यही है किसी भी संस्था या किसी भी कानून है, नियम है, उन पर कोई एक व्यक्ति या कोई एक समुदाय जो अपनी इच्छाओं के अनुसार उसमें कृत करे या उसमें इंटरफेयर करे, राइट, और वो सत्ता को रेगुलेट करे, तो वो एक पूर्ण सत्तावादी को प्रदर्शित करे, कोई भी राज्य विशेष के अंतर्गत। तो यहाँ पर इनकी ये आलोचना होती है कि एक तरफ तो ये लॉक के विचार करते हैं, और जो लॉक है ये जो एक प्रकार देखा जाए तो लोकतंत्रवादी है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति संप्रभु है, तो संप्रभु व्यक्ति है तो वो स्वयं कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक विचार है, व्यक्ति हर प्रकार से अपने कृत करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ समुदाय में सर्वाधिकार पूर्ण सत्तावादी विचार भी देखने को मिल जाते हैं, तो एक आलोचना इनकी ये भी हो जाती है। चलिए, जे.एल. टैलमोन ने, इन्होंने भी आलोचना की, इनकी एक पुस्तक है, अगर आप लिखना चाहो, द ओरिजिन ऑफ टॉलिटेरियन डेमोक्रेसी, जे.एल. टैलमोन। वैसे पूछा नहीं जा सकता है, लिखना लिख सकते हो टैलमोन। ये बुक है द ओरिजिन ऑफ टॉलिटेरियन डेमोक्रेसी। ये जो बुक है, इस बुक में इन्होंने ये दिया है कि जो रूसों के जो विचार हैं वो सर्वाधिकार का एक बौद्धिक रूप है, सर्वाधिकार का बौद्धिक रूप। कैसे है सर्वाधिकार का बौद्धिक रूप, या यहाँ पे आप इस सर्वाधिकारी प्रकार का यथार्थ से आप जोड़ सकते हो इसका बौद्धिक रूप। तो बौद्धिक सर्वाधिकार का मतलब यही चीज़ है, ये देखो मैंने बताया जैसे समुदाय ही सब प्रभु है, सब कुछ है, ठीक, ये पूर्ण सत्तावादी है यहाँ पे देखो। लेकिन बात यहाँ आती है कि बौद्धिक रूप क्यों है, क्योंकि ये तात्विक इच्छा पे निर्भर करता है। तात्विक इच्छा कैसे जुड़ी है, विवेक से, विवेक से जुड़ी है, और ये जो डिसीजन लेंगे ना वो विवेक के आधार पर लेंगे। समुदाय जो डिसीजन लेगा वो तात्विक इच्छा पर लेगा, विवेक के आधार पर लेगा। तो इसलिए सर्वाधिकार इसलिए है कि वो सामुदायिक रूप में है, वो सब कुछ संप्रभु है, सब कुछ करेगी, बाह्य संस्था कोई निर्णय नहीं ले सकती है। और बौद्धिक रूप इसलिए है कि वो विवेक के आधार पर करेगी, तात्विक इच्छा के आधार पर करेगी, तर्क तर्क के आधार पर करेगी। और तर्क के तो तर्क में तो आप जानते ही हो कि विवेक में हर व्यक्ति के अलग अलग अपने डिसीजन होते हैं, अलग अलग वो निर्णय लेते हैं। ओके, ये एक सर्वाधिकार का बौद्धिक रूप है। इसके बाद लियो ह्यूसी ने भी कांट हेगल का पूर्ण सत्तावादी प्रेरणा सूत माना, क्योंकि कांट के भी विचार जो हैं वो पूर्ण सत्तावादी को ही हैं। ठीक, उसमें व्यक्ति ही सब कुछ है, सब कुछ व्यक्ति है कांट के विचार में। हम आगे कांट पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर कर देंगे। तो कांट और हेगल का पूर्ण सत्तावादी प्रेरणा माना। इसके बाद वर्टर रसेल है, उसने हिटलर से जोड़ के बोला इनको कि ये हिटलर के इनके विचार प्रभावित होते हैं। जीडीएच कोल हैं, ठीक, जीडीएच कोल हैं, उन्होंने भी कहा है सामाजिक आधार का वैध दायित्व केवल इच्छा, कहा इन्होंने, यानी कि सामाजिक आधार, यानी कि ये जो समुदाय है इनका जो मुख्य आधार है वो किस पे डिपेंड है, समान इच्छा पे डिपेंड है, उसकी इच्छाओं पे डिपेंड है। उन्होंने ये आलोचना की। तो आलोचक तो बहुत सारे हैं, ठीक है। रूसो की आलोचना इस आधार पर भी होती है कि उसने सामान्य इच्छा को तर्क बुद्धि से जोड़ा, तो वो तो तर्क बुद्धि से हमने आपको क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं इनके जो विचार हैं लोकतांत्रिक विचार हों, सामान्य इच्छा के हों, संप्रभुता के हों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हों, सभी को मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। उम्मीद करते हैं जो भी रूसो के जो विचार रहे हैं
प्राकृतिक दशा से कैसे नागरिक समाज में वो इंटरफेयर हुए हैं, उसकी एक पूरी जर्नी रही है। तो उसमें समान इच्छा से ही मनुष्य ने अपना को विस्थापित किया है, और निश्चित ही वो विवेकशील प्राणी है, वो विवेक के आधार पर उसने कृत्य किया है, और वो जो भी निर्णय लेता है वो अपने विवेक के आधार पर ही लेता है। तो इस वजह से इनकी व्यवस्थाएं जो हैं वो एक सर्वाधिकार का एक बौद्धिक रूप के रूप में भी स्थापित होती हैं। एक तरफ इनके जो विचार हैं वो जॉन लॉक से एक प्रकार लोकतंत्रवादी विचार भी देखने को मिलते हैं, दूसरी तरफ इनके पूर्ण सत्तावादी सर्वाधिकारवादी विचार देखने को मिल जाते हैं। तो इनका एक मिला जुला रूप है हॉब्स और लॉक से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे दूसरे दार्शनिक के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे।